नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो हमारी पूरक पुस्तक है वितान से पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, सिल्वर वेडिंग। और सिल्वर वेडिंग आप सभी ने नाम सुन रखा है, साथ ही साथ इसके जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी एक इस प्रकार के लेखक हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक और समाज के अंतर्गत बुजुर्गों का, बड़े जो हमारे पूर्वज हैं उनका धीरे धीरे सम्मान कम होता जा रहा है। ये सच है कि जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक परंपराओं का हमें पालन करना इस समाज में रह करके होता है और जिसका हम पालन करते हैं। यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी ने उसी समाज के एक ऐसे पहलू को हमारे समक्ष रखा है और वो पहलू है कि सिल्वर वेडिंग का मतलब है शादी की 25वीं सालगिरह है। तो 25वीं सालगिरह में उन्होंने किस प्रकार से, जो इसका एक पात्र रहता है जिसका नाम है गजाधर बाबू, और किस प्रकार से वो अपने परिवार को सिद्धांतों पर चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी पुराने सिद्धांतों को दरकिनार करती जा रही है। ऐसे हमारे संस्कृति के और सामाजिक जो मूल्य हैं, जो धीरे धीरे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो टूटते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी उनको रौंदती जा रही है, कहीं कहीं हमें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को अपनाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने भी नारा दिया है, लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल। तो कहीं न कहीं उनका यही उद्देश्य रहा है कि जब तक हम अपनी पुरानी चीजों को नहीं अपनाएंगे तब तक हम वोकल नहीं बन सकते, और वोकल से हम ग्लोबल मतलब संसार में हमारा जो वर्चस्व है वो कायम नहीं हो सकता है। तो पुराने जो हमारे रीति रिवाज है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनको मनोहर श्याम जोशी जी ने इस सिल्वर वेडिंग पाठ के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा। इनका जन्म सन 1935 में हुआ। इनकी मृत्यु आप इस चार्ट पर देख रहे हो 2006 में हुई। और इन्होंने गद्य लेखन का कार्य किया, जिसमें पत्र पत्रिकाएं भी है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, परंतु आपको इस शाम पट पर मेरे नाम नहीं लिखे हैं। एक पत्रिका का नाम लिखा है दिनमान, इसका इन्होंने संपादन कार्य किया। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास है इनका कुरु स्वाहा, और इस उपन्यास में भी इन्होंने सामाजिक परंपरा को स्पष्ट किया है। ऐसे इनकी रचनाएं हैं बातों ही बातों में, और 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये लेखक का परिचय है आपके समक्ष, और ज्यादा समय न लेते हुए अब हम इस पाठ की मूल जो सारांश है या मूल जो विशेषता है इस पर आते हैं कि किस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो थोड़ा सा इसमें
और उस साल को भी आपको देखना जरूरी है। 3-4 पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके समक्ष। एक लंबी कहानी मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी नजर आती है। यह कहानी अपने शिल्प में मनोहर श्याम जोशी जी के चिरपरिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। इसमें संभव शब्द का, संभव इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि एक नया भाषिक अंदाज यानी भाषा का अंदाज इसमें उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ मुहावरे भी हैं, क्योंकि मुहावरों से भाषा में रोचकता बढ़ती है, भाषा और प्रभावशाली बन जाती है। पाठकों को थोड़ा सा समझने में भले ही कठिनाई होती है, परंतु रोचकता उसकी बढ़ जाती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक और आधुनिकता जिसमें हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम टेलीविजन पर विज्ञापन देखते हैं, अखबारों में किसी चीज का विज्ञापन देखते हैं, किसी भित्ति चित्र दीवारों पर हम देखते हैं, कहीं शहरों में आते जाते हुए, वो चीजें हमें आकर्षित करती है और उसकी ओर हम आकर्षित होते जा रहे हैं। परंतु कहीं न कहीं उन्होंने ये भी माना है कि समाज एक नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मनुष्य को अपने आप को बनाए रखने के लिए हमारे जो मूल्य हैं वो मूल्य कहीं घिस रहे हैं। हमारे मूल्य क्या है? जैसे हमारे माँ बाप का आदर सत्कार करना, गुरुजियों का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अच्छा बोलना, अच्छे तरीके से अनजान के साथ में, मेहमानों के साथ में, अड़ोस पड़ोस और समाज के लोगों के साथ में अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के वो मूल्य हैं। आज हम कानों में लीड लगा लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, रास्ते में हम उस गाने की संगीत के धुन में हम मस्त हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पिताजी भी हमारे बगल से निकल गए। हमें उन चीज़ों को हम कहीं कहीं नज़रअंदाज है वो कर रहे हैं। इसी को यहाँ पर उन्होंने इस पाठ के अंदर बताने का प्रयास किया है कि हमारे मूल्य कहीं कहीं घिसते जा रहे हैं, जबकि उन मूल्यों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी के ऊपर ही भारत का भविष्य टिका हुआ है और भारत की पहचान इस संस्कृति के द्वारा ही, इन मूल्यों के द्वारा ही विदेशों में भी हमारा परचम है वो लहरा रहा है। आज अगर भारत कहीं जीवित है विश्व में, तो वह भारत की संस्कृति के कारण है, और अगर उस संस्कृति को हम भुला देंगे तो भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें भारत को पुनर्जीवित रखना है, उन मूल्यों को दोबारा से हमें अपनाना है। जैसे आप आए दिन टेलीविजन पर भी देखते हो और जैसे आप देशभक्ति के गाने सुनते हो, तो ऐसा लगता है जैसे वीर रस से आपका जो शरीर है वो ओतप्रोत हो जाता है। तो उसी भारत की पहचान को बनाए रखना है, उसी से हमारी पहचान है, और इसी को इस पाठ में उन्होंने स्पष्ट किया है। जो हुआ होगा और संभव इम्प्रॉपर, यानी जो हुआ होगा, पहले जो कुछ हुआ होगा, और संभव इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीच वाक्य है। यानी जो हुआ होगा पहले, जो जिस तरीके से अब हम आपके समक्ष पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि देखिए हमारा जमाना ऐसा था कि हमारे माँ बाप ज़्यादा हमको कहते नहीं थे, स्कूल जाकर के देखते नहीं थे, क्योंकि उनको पास या उनके पास इतना समय खेती बाड़ी को ज़्यादा देते थे, हम पढ़ाई लिखाई स्कूल में जाने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था। हम आपसे कहते हैं कि आपके माँ बाप प्रतिदिन
क्योंकि उन सब चीज़ों को हमने अनुभव किया। हमारे ज़माने में ये जो वीडियो आपको मैं इस श्याम पट्ट के सामने खड़ा हूँ और ये दिखा रहा हूँ, ये पहले के ज़माने में नहीं था। पहले ग्रुप में आश्रमों में विद्यार्थी रहते थे और जैसा खाना पीना होता था वैसा खाते थे। आज आपको एक दिन भी अगर सही खाना नहीं मिले तो आप घर वालों के ऊपर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुंह फुलाओगे या खाना नहीं खाओगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हम उन सब चीज़ों को कहते हैं तो आप लोग कहते हो खाया होगा, हुआ होगा। तो उसी प्रकार से सिल्वर वेडिंग का जो नायक है और वो भी अपने बच्चों से जब कहता है कि मैंने किस तरीके से एक ऑफिस में नौकरी की है, कितने उस नौकरी करने के लिए मुझे कठिनाई और परेशानी उठानी पड़ी है, आप लोगों को सब सुविधाएं मिली, आप पैसों को पानी की तरह बहा रहे हो, तो वो क्या कहते हैं बच्चे कि किया होगा, हुआ होगा। और इसीलिए इसमें दो जो चीजें हैं वो ये है, जो हुआ होगा और somehow improper, यानी कि जो चीजें सही नहीं है। ये दो चीजें बार बार इसमें आती है। जो हुआ होगा में यथास्थिति यानी कि जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। अब इसमें उन्होंने आगे स्पष्ट भी किया है कि जो हुआ होगा उसमें जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, यानी जो चीजें आ रही है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, जो आपके माता पिता के संस्कार हैं उनको यथावत आप ग्रहण करते हो, वो एक तरीके से यथास्थिति को स्वीकार करना है, उन चीजों को, उन संस्कारों को मानना है। इसे हम क्या कहेंगे, जो हुआ होगा, यानी पर इस यथास्थिति जो कि त्यों स्वीकार कर लेना, किसी बात को मान लेना। भाव है तो somehow improper में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। somehow improper में क्या है, अनिर्णय की स्थिति है, यानी कि निर्णय को मानना नहीं, अपने माता पिता जो बात कहते हैं उसको नजरअंदाज करना, उसके बारे में टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया करना। जैसे आपसे कहते हैं कि भाई रात को मोबाइल नहीं लेना है, तो आप लोग क्या करोगे, गुस्सा करोगे, निर्णय को स्वीकार नहीं करोगे, जबकि माता पिता को पता है कि कब हमें बच्चों को मोबाइल देना है, कितना ही पढ़ाई करते हैं, कितना गेम खेलते हैं, तो माँ बाप को सब पता है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों को कहते हैं। लेकिन आप इसको निर्णय को मानते नहीं हैं, कहीं कहीं विरोध जाहिर है वो करते हो, चाहे गुस्सा करके, चाहे रूठ करके, चाहे खाना नहीं खा करके, तो कहीं न कहीं विरोध जो है वो जाहिर इस कहानी में भी जो इसका नायक है उसके प्रति उनकी बच्चों ने किया है। तो somehow improper का मतलब है एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व है, यानी इस कहानी का जो नायक है वो क्या है, उसका नाम क्या है, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू के अंदर कहीं न कहीं ये द्वंद्व चलता है। क्या द्वंद्व चलता है, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो हुआ होगा, जो हुआ होगा और somehow improper ये दोनों का जो द्वंद्व है वो इस यशोधर बाबू के मन में चलता रहता है। जो हुआ होगा यथास्थिति को स्वीकार करना और somehow improper का मतलब अनिर्णय। ये दो चीजें जो है वो इस नायक के मन में द्वंद्व उत्पन्न करती है। और आज की युवा पीढ़ी भी इसी प्रकार से यशोधर बाबू, जो उस युवा पीढ़ी, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके
उनके बच्चे, उनकी बेटी, किस तरीके से जब इस कहानी को आप पढ़ोगे तो एक छोटा सा जन्मदिन मनाते हैं, उस जन्मदिन में कितना पैसा खर्च कर देते हैं, इस पैसे की अहमियत यशोधर बाबू भली भांति समझते हैं, पर उनके बच्चे उस पैसे की अहमियत को नहीं समझते हैं। और उसका यही है कि जाके कठिन कबो विवाही वाका जाने पीर पर आई, यानी जिसके पैरों में कभी विवाही नहीं पटी है वो उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता है। इसी तरीके से यशोधर बाबू ने जो कष्ट भोगा है, जो पैसा कमाने के लिए, जो वो एक गांव के बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि इसमें आप पढ़ोगे तो उनको गांव से एक व्यक्ति लेकर के आया, उन्होंने किस तरीके से विभाग में नौकरी दी, उस नौकरी को आज भी उस व्यक्ति का धन्यवाद मानता है कि उसके खातिर मुझे नौकरी मिली है। लेकिन उनके बच्चों को पता नहीं है कि ये नौकरी जो है वो कैसे मिली है, उसके अतीत में वो जाना नहीं चाहते हैं, वर्तमान को जीना चाहते हैं। यही द्वंद्व इस नायक के मन में हमेशा बना रहता है। वो चाहते हैं कि यथा स्थिति है उसको स्वीकार करें आने वाली युवा पीढ़ी, और समहाउ इम्प्रॉपर निर्णय के भाव को त्यागे। यशोधर बाबू जब इस कहानी में बार बार कहते हैं कि जो हुआ होगा, यानी उसकी यथा स्थिति को स्वीकार कराना चाहते हैं, और समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब है निर्णय की स्थिति को बदलना चाहते हैं। और वो बदलाव तब होगा जब आज की युवा पीढ़ी अपने उन बुजुर्गों के उन मूल्यों को समझेगी, उन सिद्धांतों को समझेगी और उस सामाजिकता को समझेगी। क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा पीढ़ी को भी दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कहीं दूसरी जगह जाकर के नौकरी करते हैं, वहाँ जाकर के क्वार्टर्स या रूम लेकर के रहते हैं, न वो गांव को देखते हैं बच्चे, न समाज को देखते हैं, न समाज में क्या हो रहा है, कैसे परंपराएं, कैसे सामाजिक रीति रिवाज, उन सबसे वो वंचित रहते हैं। और माँ बाप के पास इतना समय नहीं रहता है कि बच्चों को उन सब चीज़ों के बारे में बताएं। लेकिन मेरी गुजारिश है युवा पीढ़ी से भी कि अपने माँ बाप के संस्कार और अपने रीति रिवाज और अपने संस्कृति के मूल्यों को जानना अति आवश्यक है जब भी आपको कोई खाली समय मिलता है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। ये दोनों ही जो चीजें हैं वो बदलाव को असंभव बना देने वाली चीजें, यानी कि जो निर्णय को स्वीकार करना और अनिर्णय की स्थिति दोनों में ही एक तरीके से बदलाव की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं वह खुशहाली भी कैसे जो अपने अपनों में पलायन पैदा करें। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि वह खुशहाली किस काम की है, जो अपनों में पलायन पैदा करें। यशोधर बाबू चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़ लिख करके बड़े आदमी बने, लेकिन दूसरी यहाँ पर यह है कि उनके निर्णय को मान नहीं रहे हैं। तो उनका मानना यह भी है कि वह खुशहाली किस काम की, जो परिवार को अलग अलग कर दे, ये भी एक तरीके से उनका मानना है। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ये कहानी देश के विकास से भी जुड़ी हुई है और ये मनोहर श्याम जोशी जी ने ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से इस कहानी को देश के विकास यानी कि हमारी सामाजिक स्थिति को भी हमें जानना आवश्यक है। माँ बाप को भी ज़्यादा बच्चों से एक तरीके से नौकरी लगने की या बहुत सारी आशा अपेक्षा होती है, अगर उन पर वो खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें भी सामंजस्य करना चाहिए और एक तरीके से युवा पीढ़ी को भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये परिचय था इस पाठ का। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन में आपको
तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो पार्ट है सिल्वर वेडिंग आपका देख रहे हो आप लोग इसमें, और सिल्वर वेडिंग जैसा मैंने पहले बताया कि शादी की सालगिरह, और वो है यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह। इस सिद्धांतवादी इस कहानी के नायक की परिवार के लोग बड़े धूमधाम से खान पान करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, परंतु इनको यही पता नहीं है कि सिल्वर वेडिंग किसकी मनाई जा रही है। और जब वो अपना ये सब कुछ बर्बाद होता हुआ ये सब कुछ देखते हैं, लोगों को नाच गान वगैरह सब कुछ, तो इन्हें अपनी बच्चों के प्रति एक तरीके से नफरत होती है और ये वहाँ से चल देते हैं और एक कोने में जाकर के ये बैठ जाते हैं। जो लोग गिफ्ट उपहार लेकर के आते हैं उनकी भी एक तरीके से ये उसे भी नकार देते हैं कि ये सब एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। और जब शुरू में आप इनको पढ़ोगे इस पाठ में तो देखने को मिलेगा कि इनकी जो ऑफिस के लोग हैं वो किस तरीके से तंग करते थे। 1 रुपये निकालना इनकी जेब से बड़ा मुश्किल था, लेकिन किस प्रकार से ऑफिस के लोग इनको चिढ़ाते भी थे। तो देखिए, जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:40 बजा रही थी। ये कह सकते हैं कि ये समय के भी पाबंद थे और अपने जिस दफ्तर में नौकरी करते थे उस यानी कि जब तक ये समय रहता, जब तक ये अपनी टेबल से निगाहें इधर उधर नहीं करते, लेकिन जैसा ही समय हो जाता तो ये इन्होंने अपनी फाइल बंद करके घड़ी की ओर अपनी नजरें उठाई। उसकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। कहने का तात्पर्य है कि इनकी घड़ी को ये रेडियो सुनते थे, उनसे टाइमिंग मिलाते थे, लेकिन जो दफ्तर की घड़ी है उसको सुस्त ठहराने का मतलब है कि सही नहीं चल रही है। अपनी घड़ी के अनुसार ही अपनी ऑफिस में नौकरी के लिए भी आते और जाने का समय निर्धारित कर रखा था। फाइल आउट 2 में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माँ तत्वों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के सुस्त व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते ही उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी कभी कभी मजाक के तौर पर वे अपने जूनियरों से ही कर लेते थे और अपनी कलाई घड़ी है उसके अनुसार ही चलते थे, जो दफ्तर की घड़ी है उसके अनुसार ये नहीं चलते थे और कहते थे कि तुम लोग भी घड़ी की तरह सुस्त का मतलब है बहुत धीमी गति से चल रहे हो। तो आगे है, सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून का मतलब धोती और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। यानी वहाँ एक चड्डा साहब है, उनकी धोती चमक दमक वाली और जूते जो हैं वो ऊंची एड़ी वाले, उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब उनकी वेशभूषा और पहनावा देख करके यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता, यानी मन ही मन में सोचते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की एज विजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। तो कहने का तात्पर्य
इस प्रकार की मन में धारणा रखते थे कि जो आधुनिकता कहीं भी उन्हें दिखती या दिखाई देती तो उसे ही समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब ये सही नहीं लगती है। पंत जी ने चड्ढा जी की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी कि उनकी घड़ी के बारे में कहा कि मेरी घड़ी जो है वो सही चलती है, जबकि दफ्तर की घड़ी एक तरीके से पीछे चल रही थी। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वे किसनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। किसनदा नाम के जो पात्र है जिन्होंने यशोधर बाबू को नौकरी दिलाई और उसे एक तरीके से अपना वो भाई नहीं बल्कि साहब भी समझते थे, उनका आदर सम्मान है वो करते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला बाबा आदम के जमाने की है बड़े भाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि चड्ढा साहब ने कहा कि आजकल तो नई नई अच्छी अच्छी घड़ियां हैं जैसे जापानी है और सस्ती मिल जाती है। ये बाबा आदम के ज़माने का मतलब है कि ये पुराने ज़माने की घड़ियां आपकी, अब इसका आप पीछा छोड़ दीजिए। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, ये कैसी रही। और इस तरीके से यशोधर बाबू ने कहा कि ये घड़ी हमें शादी में मिली और शादी में मिला हुआ जो उपहार है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। दूसरी बात यह है कि हम भी पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल के लिए पुरानी है और कम से कम समय से मतलब है टाइम टू टाइम। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में भी अंतर है, एक फ़ोन बटन वाला है जिससे भी फ़ोन सुनते हैं और एक एंड्रॉयड टच वाला फ़ोन है जिससे भी फ़ोन सुनते हैं, पर दोनों में आप लोग अंतर भली भांति समझते हो, पर पुराने आदमी इस अंतर को कम समझते हैं। वो चाहते हैं पुराने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार। यशोधर भी उसी का पालन कर रहे थे। इस तरह का नैने पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेंज में स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और भक्त श्रोता दोनों उठकर हाथ मिलाया करते थे। यानी अपनी परंपरा का उन्होंने पालन किया कि किस प्रकार से किसनदा का वो आदर सम्मान करते थे, किस प्रकार से खाना वगैरह बनाते थे और किस प्रकार से उन्होंने नौकरी है वो की, और यहाँ तक मैस का रसोइया बनकर के उन्होंने काम है वो किया है और किसनदा के नीचे उन्होंने नौकरी की है। उनके आदर्श और परंपराओं को उन्होंने माना है। चड्ढा ने जोर से कहा बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खोए हैं? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी, और इस तरीके से उनकी शादी के दिनांक के बारे में, डेट के बारे में पूछा जा रहा है जो इस कहानी के नायक है। यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेहमान से मुखातिब का मतलब आमना सामना होकर बोले नाउ लेट मी सी, अच्छा नाउ लेट मी सी आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। अर्थात उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत पुराना उनकी शादी का समय उन्होंने बताया कि 1947 और फरवरी उन्होंने डेट उनकी बताई। तो बच्चों आज हमने 2 प्रश्न तक अध्ययन किया है इस पाठ का, और आप लोग भी इस पाठ को पढ़ना। अगला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके
प्रकार के उनके सिद्धांत रहे हैं और कैसे आधुनिक युवा वर्ग और पुरानी पीढ़ी के मध्य जो संघर्ष है वो इस कहानी में दिखाया गया है। धन्यवाद।